गुड इवनिंग। चलिए, आज का अपना टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि किस तरह से चलता है इसके अंदर, नए स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें। जब भी हम किसी चैप्टर पे चलेंगे सिलेबस को ध्यान में रखेंगे कि सिलेबस का लेआउट क्या है और उस लेआउट का थोड़ा सराउंडिंग लेके चलेंगे। 15 से 20%, हद मार के 25%। हो सकता है कि जब एडवर्टाइजमेंट आए तो सिलेबस थोड़ा सा क्या हो जाए, चेंज। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना क्राइटेरिया बनाएंगे। इन केस ऑफ पूरा सिलेबस भी अपना बदल जाता है, थर्मो में बदलेगा क्या, फिर भी बदल जाता है, तो हम पूरे सिलेबस को वापस से नए सिरे से पढ़ेंगे। तो वो दिमाग में बंद कर दे, सब कुछ आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ओके है, चलिए स्टार्ट करें। थर्मोडायनामिक्स हम सिंपली कहते हैं, ग्रीक लेटर है हमारे पास, वहां से पकड़े हुए शब्द है ये। एक हीट से संबंधित है और दूसरा पावर से संबंधित है, पर हम अपनी वाली भाषा के शब्द पकड़ते हैं। और अपनी भाषा के शब्द कौन से हैं भाई? एक है थर्मो और दूसरा क्या है, डायनामिक्स। थर्मो मेरे लिए हीट से जुड़ा हुआ शब्द है और डायनामिक्स मेरे लिए तो मोशन से जुड़ा हुआ शब्द है। मींस फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें फ्लो ऑफ हीट की हम स्टडी करते हैं, हमारे लिए क्या है वो, थर्मो डायनामिक्स है। अब ये फ्लो ऑफ हीट कहाँ होता है और इस फ्लो ऑफ हीट की वजह से जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है उसमें क्या चेंज आता है, पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम बेसिकली इसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ब्रांच ऑफ, नोट डाउन करें, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स फ्लो ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, विच डील्स फ्लो ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग and correlate heat energy with other form of energies like enthalpy, entropy, internal energy, free energy, एक्सेट्रा इत्यादि। सिंपली रिपीट कर रहा हूं, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स फ्लो ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड कोरिलेट हीट एनर्जी विद अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी एक्सेट्रा। क्लियर है? लेआउट क्लियर यहां तक? क्या कह रहे हैं, टर्मोलॉजी यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले टर्मोलॉजी और फिर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली टर्मोलॉजी जो आपकी आई है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या कहोगे, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी हैव सेलेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड सिस्टम एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी हैव select for investigation called system and the rest part of universe, simply लिखो, and rest part is called surrounding। दिमाग में अंडरलाइन रखें, सिस्टम और सराउंडिंग। हिंदी में ध्यान दें, ब्रह्मांड का वो भाग जिसे निरीक्षण के लिए चयनित करते हैं तंत्र कहलाता है और शेष
परिवेश कहलाता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। नाउ हम ये कहते हैं, ध्यान दें, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर separated by बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग किससे सेपरेट रहते हैं? बाउंड्री से सेपरेट रहते हैं। और ये जो बाउंड्री है ये रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, परमिएबल हो सकती है, नॉन परमिएबल हो सकती है, रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है, कंडक्टर हो सकती है, नॉन कंडक्टर हो सकती है। टाइप क्लासिफाई हमारे जो बेसिकली काम आती है वो आती है रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। ओके है, तो हम क्या कह रहे हैं, जो बाउंड्री हम बात कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो बाउंड्री सामने क्या लिखा, विच मे बी रियल और इमेजिनरी। कैसी हो सकती है? रियल हो सकती है या कैसी हो सकती है? इमेजिनरी। समझाता हूं परेशान क्यों होते हैं। जिस रूम में मैं खड़ा हूं, अगर मैं इसे अपना सिस्टम मान लेता हूं तो इसके बाहर की सारी दुनिया मेरे लिए सराउंडिंग हो गई। तो ये जो वॉल है इस रूम की, ये मेरे लिए क्या काम कर रही है? बाउंड्री का काम कर रही है। तो वॉल तो रियल ही है, देखो जरा सर दे के देखो, पता चलेगा रियल है कि इमेजिनरी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो मैं निशान बोल रहा हूं सर, मैं तो सिर्फ इस हिस्से पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, तो ये हिस्सा मेरे लिए सिस्टम है, बाकी पूरी दुनिया मेरे लिए क्या हो गई? सराउंडिंग। तो देखिए मेरा हाथ आराम से अंदर बाहर हो रहा है, इसका मतलब जो बाउंड्री है वो कैसी है? इमेजिनरी। सिंपल। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और बाउंड्री कैसी हो सकती है? इमेजिनरी भी हो सकती है। क्लियर है? पर सिस्टम और सराउंडिंग किससे सेपरेट रहते हैं? बाउंड्री से। मैं बाउंड्री पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अक्सर हम कंपटीशंस में बाउंड्री पे मारे जाते हैं। तो बाउंड्री मजबूत कर लो, सारा काम अपने आप हो जाएगा। आइए, मैं जो यहाँ कहना चाह रहा हूं उस वर्ड को समझना, और वो वर्ड ये है कि ध्यान से काम आएगा ही हमारे। हम एनमोल आइडल गैस सिलेंडर में लेने वाले हैं, आज नहीं तो कल ले लेंगे, और कई दिन तक उस सिलेंडर को लेके काम चलाएंगे अपने। एनमोल आइडल गैस सिलेंडर में थी एक्सपेंशन करेंगे या कंप्रेशन करेंगे, रिवर्सिबल करेंगे या इरिवर्सिबल करेंगे। अब आइसोथर्मली करें, एडियाबेटिकली करें, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, काम तो वही बचा हमारे पास। तो मैं जो कह रहा हूं उसे समझना कि ये जो प्रोसेस जो अपन करेंगे एनमोल आइडल गैस सिलेंडर वो है, तो हम ये कहते हैं कि वहां पर वर्क होता है, बाय द सिस्टम हो या ऑन द सिस्टम हो। हीट एक्सचेंज होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी, डिपेंड करता है एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वर्ड समझ आ रहा है? हम ये कहते हैं कि ये जो हीट एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन, और ये जो वर्क होता है बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ये वास्तव में कहाँ होते हैं? इस बाउंड्री पर ही होते हैं। तो काम का पॉइंट है, जो हीट एक्सचेंज होती है और जो वर्क होता है ये इसी बाउंड्री पर होता है। तो क्या लिखेंगे? हीट एक्सचेंज एंड वर्क डन takes place at this boundary। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं? हीट एक्सचेंज जो होगी सिस्टम और सराउंडिंग की, ये एक्चुअल में इस बाउंड्री पर ही होती है। बाउंड्री से इधर या बाउंड्री के उधर, एक तरफ सिस्टम है एक तरफ क्या है? सराउंडिंग। और वो वर्क डन जो होता है, जैसे एक्सपेंशन करते हैं तो बाय द सिस्टम होता है, कंप्रेशन होता है तो ऑन द सिस्टम, ये बाउंड्री पर ही होता है। ध्यान रखना, ये काम आएगा हमारे आगे सेंटेंस बहुत ज्यादा परिभाषा में। क्लियर? तो अब तक हम जिस डेफिनेशन पे गए हैं वो है सिस्टम और सराउंडिंग। तो हम कहते हैं जिसे सेलेक्ट करते हैं वो सिस्टम है, रेस्ट पार्ट सराउंडिंग, दोनों को जो सेपरेट करता है वो बाउंड्री है। रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। काम की चीज क्या है? हमारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे, वहां पर हीट एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में,
या कार्य होगा बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, डिपेंड करता हमने क्या लिया है। ये सब इस बाउंड्री पर ही होते हैं। ओके है। अब हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि हम जिसे बार बार से मैं बोल रहे हैं सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है। तो क्या हम पहचानते तो हैं क्या कि सिस्टम क्या है? हमने बोल तो दिया, जिस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, पर क्या हम एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर पाते हैं? तो हम ये कहते हैं कि सपोज करो ये है, इसमें सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है, इसमें मैं n मोल आइडल गैस भरता हूं। क्या भर रहा हूं मैं? n मोल आइडल गैस। जब मैं n मोल आइडल गैस एक सिलेंडर में लेता हूं, किसमें ले रहा हूं? सिलेंडर के अंदर ले रहा हूं। अब इसमें मैं एक्सपेंशन करूं, कंप्रेशन करूं, ये सेकेंडरी थिंग है मेरे लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर सिस्टम कौन है। क्लियर? हम कहेंगे क्या सिस्टम, ये पूरी जो असेंबली मैंने बना रखी है जिसमें सिलेंडर, पिस्टन और n मोल आइडल गैस आगे, ये सिस्टम है? या ये जो n मोल का आइडल गैस है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको मिला के सिस्टम है? या केवल ये जो n मोल आइडल गैस है ये सिस्टम है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें ये पता तो होना चाहिए कि हमारे लिए सिस्टम कौन है। ओके, नाउ ध्यान दो। अब हमें अगर क्लिक करता मन यहां से आता है कि साहब ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, सेटअप, ये पूरा ही मेरे लिए क्या है? सिस्टम है? नहीं, गलत है। केवल ये जो n मोल आइडल गैस आपने भरी है, आप इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर कर रहे हो। ये तो असेंबली आपके प्रोसेस का पार्ट हो गई कि साहब इसमें आपने एक्सपेंशन या कंप्रेशन कराया है, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन तो किस पे है? जो आप n मोल आइडल गैस ले रहे हो। ध्यान से रखना जो मैं कह रहा हूं, ध्यान दे। अरे भाई, आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? हीट एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और उस हीट एक्सचेंज की वजह से सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। जैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसकी फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, उसकी एंट्रोपी बदलेगी। तो कॉमन सेंस लगाओ यार मेरे भाई, क्या एंट्रोपी पिस्टन की बदलती है या उस गैस की बदलती है? इंटरनल एनर्जी गैस की होगी या इस पूरे सिलेंडर की होगी? ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है जिनकी हम बात कर रहे हो तो गैस की है, ना कि तुम्हारे इस सिलेंडर की है। तो मेरे लिए केवल n मोल आइडल गैस सिस्टम है, ना कि ये। हाँ, ये मेरे लिए बाउंड्री हो सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। ये पिस्टन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन का वाक है मेरे लिए वहां पर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मैं n मोल आइडल गैस पर ही कर रहा हूं। तो ये जो n मोल आइडल गैस है, कौन है? हाँ जी, आइडल गैस। यही मेरे लिए कौन है? सिस्टम। ध्यान रखना, ये पूरी असेंबली सिस्टम नहीं है। जब भी कंफ्यूजन हो तो दिमाग में लगाओ कि साहब इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे, एंट्रोपी चेंज करेंगे तो गैस की होगी, इसकी थोड़ी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मैं। अब हम सिस्टम्स को क्लासिफाई करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, सबको आता है। सिस्टम कितने तरह के होते हैं भाई? सिस्टम होते हैं हमारे बेसिकली 3 तरह के। यूं तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, बट हमारे जो काम आते हैं वो है ये। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान से समझना, छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं। ओपन सिस्टम से मेरा क्या मतलब है? सपोज कीजिए ये मेरा कौन है? सिस्टम। आप कहते हैं हीट और मास एक्सचेंज, एनर्जी मास बोलो, हीट मास बोलो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ध्यान से, ओपन सिस्टम की खासियत क्या होती है जरा उसे समझे। हीट और मास सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में एक्सचेंजेबल होता है।
तो मैंने हीट के और मास दोनों के लिए क्या लगा दिया, एक्सचेंजेबिलिटी लगा दी। कोई डाउट? नाउ ध्यान से समझे, जब मैं क्लोज सिस्टम की बात करता हूं तो अपन क्या कहते हैं, हीट तो एक्सचेंजेबल होती है पर मास एक्सचेंजेबल नहीं होता है। तो ये जो मास जो आपने लगा रखा है ये बनाना है बाकायदा ऐसे ही, और फिर इसके ऊपर क्रॉस का साइन लगाना है। हीट एक्सचेंजेबल है बट मास एक्सचेंजेबल नहीं है। कौन सा सिस्टम कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। जब आप कहां आओगे, आइसोलेटेड सिस्टम पर आओगे। किस पे आओगे, आइसोलेटेड सिस्टम पर, तो ना तो हीट एक्सचेंजेबल होती है ना ही मास एक्सचेंजेबल होता है। क्लियर मेरी बात? मैंने क्या कहा है, 3 तरह के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओके है, आपने कहा लगा। क्लियर भाई? तो आप पहले मेंशन करेंगे फिर क्रॉस लगाएंगे। सब जानते हैं इसलिए ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती, पर कई बार हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ओपन सिस्टम, कोई भी खुले पात्र में, ओपन पोर्ट के अंदर आप पानी भर दो, मेरे लिए कौन है, ओपन सिस्टम। नदी, तालाब, झरने, समुद्र, ह्यूमन बॉडी, सब क्या है, ओपन सिस्टम। बोलो हम तो क्लोज है, ढके हुए चारों तरफ से। छत पे बैठ जाना दोपहर में, हीट आएगी, पसीने निकलेंगे, ओपन सिस्टम। तो कोई भी ओपन पोर्ट में आप लिक्विड भर दीजिए, वो किसका काम कर रहा है, ओपन सिस्टम का। ओके, मास एक्सचेंज होगा ही होगा, हीट एक्सचेंज होगी। अब अगर उसे कवर कर दूं, ढक्कन लगा दूं उसके ऊपर, खुली बोतल थी पानी की तो ओपन सिस्टम था, उसको वापस पैक कर दिया, कैप लगा दी उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। तो जो ओपन पोर्ट था उसको मैं कवर कर दूं तो क्लोज सिस्टम में आ जाएगा। पैक्ड वाटर बोतल, क्लोज सिस्टम। ओके, हाँ जी। आइसोलेटेड सिस्टम, आपका अपना फेमस थर्मस फ्लास्क, आइडल थर्मस फ्लास्क, किस में आता है, आइसोलेटेड सिस्टम में आता है। लेकिन एक गलती करते हैं अक्सर, दिमाग में क्या आता है, ना हीट एक्सचेंज होती है ना मास एक्सचेंज होता है, तो थर्मस फ्लास्क में जो चीज गर्म है वो गर्म ही रहेगी और जो चीज ठंडी है वो ठंडी रहेगी। ये बात सही नहीं है। जो चीज गर्म है वो ज्यादा देर तक गर्म रह पाती है बनिस्बत एक सिंपल क्लोज के। एक सिंपल बोतल में मैं गर्म पानी भरूं और एक थर्मस फ्लास्क में मैं गर्म पानी भरूं, तो सिंपल बोतल वाला जल्दी ठंडा हो जाता है बनिस्बत इसके। ठंडा ये भी होगा, आज नहीं तो कल सुबह तक हो जाएगा। क्लियर? ये कतई सही नहीं है कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो चीज गर्म है वो गर्म ही रहेगी और जो ठंडी है वो ठंडी रहेगी, क्योंकि उसमें ना हीट आती है ना मास आती है। भैया टेम्परेचर तो आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है, वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर इंटरनल एनर्जी गिरेगी तो टेम्परेचर को कोई ना रोक सके गिरने से। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़। तो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जीज हैं और जितनी पोटेंशियल एनर्जी हैं उनका जोड़ उसकी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी। अब अगर लिक्विड भरा है, गर्म पानी भरा है, वो हिलेगा तो मोशन तो होगा उसके मॉलिक्यूल्स में, मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है ना। और काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होगी तो काइनेटिक एनर्जी गिरेगी, काइनेटिक एनर्जी गिरेगी तो भैया आंतरिक ऊर्जा भी गिरेगी, आंतरिक ऊर्जा गिरेगी तो टेम्परेचर को तो गिरना ही होगा। तो फिर साहब फटाफट क्यों नहीं गिर गया? इसलिए नहीं गिर गया कि टोटल एनर्जी तो आप कहते हो कांस्टेंट रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। तो आपने उस काइनेटिक एनर्जी को एज ए हीट एनर्जी बाहर निकाला। गर्म दूध थाली में डाल के ठंडा करते हैं कि नहीं पंखा चला के, तो उसको हाथ से यूं हिलाते रहते हैं अपन। क्यों हिलाते रहते हैं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी ताकि फटाफट काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होती जाए, आंतरिक ऊर्जा गिरती जाए, दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। बोल फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि वहां जो काइनेटिक एनर्जी हीट रेडिएशंस में कन्वर्ट हुई, उस हीट रेडिएशन को आपने बाहर से भगा दिया, पंखा और चला दिया ऊपर से, तो निकल गई। लेकिन यहाँ तो अंदर के अंदर रहती है, वो उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूल वापस एब्जॉर्ब करेगा उसको। इसलिए बार बार सी में वो अप एंड डाउन चलते रहते, तो मुकाबला चलता रहता है कि तुम्हारी वजह से गिरा, मैंने वापस खींच ली, क्या कर लेगा? पर क्या उतनी एफिशिएंसी से खींच पाता है? पूरी पूरी जितनी काइनेटिक हीट में गई, क्या उतनी हीट वापस काइनेटिक में आ गई? सवाल ही नहीं उठता आंतरिक ऊर्जा में। इसलिए गिरती है पर थोड़ा धीरे धीरे गिरती है। उस पॉइंट पर कभी फर्दर डिस्कस करेंगे क्लास के बाद में, ज्यादा हो जाएगा। बस कीप इन माइंड, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि गर्म चीज जिंदगी भर गर्म ही रहेगी, धीरे धीरे ठंडी होगी पर होगी। इसका सिर्फ इतना मतलब था, ना हीट आएगी जाएगी ना मास आएगा जाएगा, और कोई मतलब नहीं है इसका।
क्लियर? पर क्या हम थर्मस फ्लास्क ही बेचेंगे क्या एमएससी करके? तो हमारे जो थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड का मतलब हम तो इन्वेस्टिगेशन केमिकल रिएक्शंस पे करते हैं, तो हमारा जो सेंस है किसी सिस्टम को सेलेक्ट करने का वो एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन पर मैं देख रहा हूं तो ध्यान दें, अगर रिएक्टेंट साइड को कोई भी गैस मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, तो आप ब्लाइंडली बोल देना कि ये क्लोज सिस्टम है। क्यों? गैसियस रिएक्शंस को मैं ओपन कंटेनर में तो रख ही नहीं सकता ना। कंटेनर जो है, बाउंड्री अगर ओपन वाली हुई मींस इमेजिनरी हुई तो गैस तो उड़ जाएगी। तो अगर रिएक्टेंट साइड गैस मॉलिक्यूल है या रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आइदर रिएक्टेंट साइड आइदर प्रोडक्ट साइड किधर भी हो, गैस का मॉलिक्यूल है तो ब्लाइंडली क्या बोल देना, ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होगा। ओके है बात क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? इसी तरह से मैं जो बोल रहा हूं उसे समझो। साम्यावस्था में कोई चीज, वहां ये मत देखो कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, वहां पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सिस्टम मस्ट बी क्लोज। तो अगर इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है, तो ब्लाइंडली बोल दो सिस्टम कैसा है, क्लोज ही है। दुनिया की कोई ताकत ना है जो उसको ओपन सिस्टम की तरह ट्रीट करा सके। क्योंकि अपन को याद करो, जब साम्यावस्था बोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, नहीं तो मास एक्सचेंज हो जाएगा, मास उठ जाएगा, मास उठ जाएगा तो साम्यावस्था विस्थापित हो जाएगी अपनी जगह से। बोलते थे कि नहीं, वही चीज है। तो अगर साम्यावस्था है रिएक्शन में तो आप ब्लाइंडली क्या बोल दो, क्लोज सिस्टम है। वहां ये देखने की जरूरत नहीं है गैसेस स्टेट है कि नहीं है। लेकिन अगर साम्यावस्था नहीं है तो फिर ये देखना होता है कि मेरा रिएक्टेंट एज ए गैस है तो लेगा ही लेगा। प्रोडक्ट में एज ए गैस बने, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मुझे क्या करना, वो वहीं रहे या उड़ जाए, हमें तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करो, CaO प्लस CO2, CO2 उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन सिस्टम में मेरा। क्लोज होता तो उस रिएक्शन की खासियत होती है कि वो दोनों मिलकर वापस रिएक्टेंट बना लेते हैं, तो वो रिवर्सिबल हो जाता है। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन में रिवर्सिबल का निशान लग रहा हो, ब्लाइंडली बोल देना वो क्या है, क्लोज सिस्टम है। क्यों? रिवर्स रिएक्शन में CO प्लस CO2, CO2 गैस है, इसलिए हो गया मेरा उसमें। तो बहुत इजी गोइंग्स होते हैं। कोई अननोन रिएक्शन है तो कैसे पहचानेंगे, कोई रास्ता नहीं है। फेमस वेल नोन लेबोरेटरी रिएक्शन जो हमारे दिनचर्या में आती है तो हम उसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, तो आप बोल सकते हो कि उसका नेचर क्या है। मैं कहूँ A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, बताओ ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, क्लोज का, आइसोलेटेड का? नहीं बोल सकते। हमें सपने आते हैं क्या? सिंपल ऐसे ही बोलना, हमें सपने आते हैं क्या कि ये क्या है, मुझे क्या पता क्या है, ऐसे ही बोलना, सीधे जवाब, मस्त रहो आप लोग। हाँ, पर उनमें A प्लस B के प्रोडक्ट में A के ब्रैकेट में गैसेस लिख दे तो ब्लाइंडली बोल दो कैसा है, क्लोज सिस्टम। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो बहुत इजी गोइंग चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। अब कई लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर को लेके बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम है। अरे भाई, प्रेशर कुकर में तो सीटी आवे, और वो प्रेशर कुकर कई काम को जाए ढक्कन लगा के रख दे पर गैस पे ना रखें। समझ रहे मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं? प्रेशर कुकर का ऑब्वियस मीनिंग ये होता है कि उसमें जो भी आपने लिक्विड भरा, आलू डाले हो, साथ में पानी डाला, उसको आप गैस पे रखोगे। 2 मिनट बाद सीसी की आवाज आने लग जाए, ज्यादा टाइम सीसी की आवाज आने लग जाए, समझ जाना अब वेपर बाहर निकल रही है, तो ओपन सिस्टम होगा, काहे को क्लोज हो गया। तो सीटी मारने से पहले, मींस गैस पे रखने से पहले क्लोज सिस्टम है, गैस पे रखवा के थोड़ी देर बाद ओपन सिस्टम हो जाए। तो दुनिया में मेरे को ये चीज मिला एग्जांपल, और कुछ मिला ही नहीं क्या? क्लियर? तो ऐसे नए नए एग्जांपल दिमाग में क्यों ले आते हो? प्रेशर कुकर, सामने वाले से पूछ, गैस पे रख रखो, गैस चलाई कि ना चलाई, चला दी तभी ओपन सिस्टम होने वाला है, और नहीं चलाई तो बंद सिस्टम है, बंद पात्र में तो हर चीज क्लोज ही होती है। जयराम जी की डन, लेआउट क्लियर क्या कह रहा हूं? आइए अब पहली टर्मिनोलॉजी होपफुल सबके लिए ओके है कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या है, और इसका आगे चल के यूटिलाइजेशन क्या है। ओके है। नाउ अब हम सेकंड टर्मिनोलॉजी जो हमारे काम आती है, हम उसके ऊपर आ रहे हैं, और वो सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारी है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, या कहूं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, या हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, या हम क्या कहें, थर्मोडायनामिक
प्रॉपर्टीज। ओके है, ध्यान दें, मैक्रोस्कोपिक एक होती है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। शब्द से ही जुड़ा हुआ है, वृहद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जहां एसोसिएट रहते हैं वो मैक्रो हो जाता है, और सिंगल पार्टिकल्स होते हैं वहां माइक्रो हो जाता है। तो हम सीधा सीधा सा है, वो प्रॉपर्टीज जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से एसोसिएट रहती हैं, प्रॉपर्टीज विच एसोसिएट विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर्टीज which associate with large number of particles called macroscopic प्रॉपर्टीज। इसी को हम क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। एक ही बात है यहाँ पर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या मैं क्या कहूं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या क्या कहें हम, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस कम यूज करेंगे नहीं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी करने वाले हैं यहाँ से आगे। एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कह रहे हैं। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कहूँ एटम्स या कहूँ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट रहते हैं। भाई वॉल्यूम, क्या एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम थोड़ी बोलते हो, वॉल्यूम जो है आधा मोल गैस, 1 मोल गैस, 5 मोल गैस, जो भी लोगे गैस का वॉल्यूम। तो भैया ये जो गैस का वॉल्यूम है, सिस्टम जो है उसका एक वॉल्यूम लोगे कि नहीं, तो उसमें कुछ तो मोल गैस के डालोगे। कितने पार्टिकल है, 1 मोल में होगा तो जितने पार्टिकल होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बात क्लियर मैंने क्या बोली, ध्यान दे। तो हम सिंपल ये बोल रहे हैं, एग्जांपल क्या है जी, वॉल्यूम, प्रेशर, हाँ जी, टेम्परेचर, कंपोजिशन या क्या कहूं मास, एक ही बात है। आप मास भी लेते हो तो सबसे बुरा मोलर मास लेते हो जी, और मोलर मास में भी अवोगाद्रो जितने मॉलिक्यूल होते हैं इन्वॉल्व। अकेले मॉलिक्यूल का मास ना ले आप कभी भी। ग्राम में बोलते हो आप वाटर का 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर का नहीं है, 1 मोल वाटर का है। तो हम जिसका मास बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। आसान करता हूं, तुम जो मुंह से बोलोगे सब तुम्हारे लिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ही हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, मास, हाँ जी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फलानी टेंशन, ये सब क्या है हमारे लिए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। क्योंकि सरफेस टेंशन एक मॉलिक्यूल की तो बात रही, उस सरफेस की होती है लिक्विड की सरफेस की, तो लिक्विड की सरफेस में तो असंख्य मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं भाई। क्या एक मॉलिक्यूल था उसकी सरफेस टेंशन ढूंढ रहे हो। चलें, क्या कह रहा हूं, लेआउट क्लियर क्या कहा, तो ये क्या है सब, हाँ जी, हमारे मुंह में जो है वो सब क्या है तुम्हारे लिए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ही है। मस्त रो, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज जिसे डिफाइन करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, मींस जिससे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट रहते हैं। कैसे बोल लो, क्या कहलाती है मेरी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी या हाँ जी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है, एक और टर्मिनोलॉजी आपकी आएगी, वो है थर्मोडायनामिक स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट शब्द को समझना, जो मैं बोल रहा हूं क्या रहा है आपने, थर्मोडायनामिक स्टेट
ओके, जरा समझना थर्मोडायनामिक स्टेट क्या। स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स हो गए। एक शब्द यूज होगा स्टेट वेरिएबल्स, बार बार में शब्द यूज करते हैं। सारे वेरिएबल्स यही हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ये मेरे लिए। तो वो था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के काम आते हैं। मेरे लिए क्या है वो? स्टेट वेरिएबल्स। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, ये सब क्या है मेरे लिए? स्टेट वेरिएबल्स। किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान में रहेगा। आओ, मैंने जो शब्द लिखा है वो है थर्मोडायनामिक स्टेट। शब्द का मतलब समझना। हम ये कहते हैं, जरा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है कि कोई मेरा सिस्टम है, एनमोल आइडल गैस मैंने ले रखी है, जो भी ले रखी है, सिलेंडर में ले रखी है, अच्छी बात है। अब आपने एनमोल आइडल गैस जिस सिलेंडर में ली, अब आप प्रोसेस क्या कराएंगे वो बाद की चीज है। इस गैस के आप बताते हो ना, इसके इतने मोल हैं जी, अच्छी बात है। इसका टेम्परेचर इतना है जी, वॉल्यूम इतना है जी, प्रेशर इतना जी, T1, P1, V1 लिखते हो कि नहीं उस स्टेट के बारे में। फिर आप एक प्रोसेस कराते हो, अनदर स्टेट में जाते हैं, फिर उसकी लिखते हैं अपन इस समय इसका टेम्परेचर इतना हो गया, प्रेशर इतना हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया, लाइक लाइक एंड लाइक। मीनिंग ओके क्या कह रहा हूं? अब समझो हमने हेडिंग क्या डाली है। हमने कहा है थर्मोडायनामिक स्टेट। हम ये कहते हैं जब स्टेट वेरिएबल जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, अगर वो समय के साथ ना बदलें, ध्यान से सुने, अगर वो समय के साथ ना बदलें तो सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट के अंदर कहलाता है। दोबारा सुने, पहले समझना उसको। सपोज करो ये मेरी एक स्टेट है, स्टेट फर्स्ट। हम कहेंगे यहां पर टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। थर्मोडायनामिक सिस्टम है। उस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स कौन है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। यदि ये स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स समय के साथ ना बदलें, मींस वो कितना है उतना ही है, T1, P1, V1 ही है, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है इस समय। उस स्टेट को आप क्या बोल रहे हो? थर्मोडायनामिक स्टेट। वर्ड क्लियर? दोबारा से सुने मैंने क्या कहा है। किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स ये रे, अगर समय के साथ ना बदलें तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में कहलाएगा। उस स्टेट को ही आप क्या बोल रहे हो? थर्मोडायनामिक स्टेट कह रहे हो। ओके है, ये एक स्टेट है। क्यों? इस स्पेस का ना टेम्परेचर बदलना, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी नहीं बदल रहा, इतना ही है। थोड़ी देर बाद भी बोलूंगा तो इतना ही कहलाएगा। लेकिन इनमें से एक भी बदल गया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में से, या सारे बदले, मैं कह रहा हूं एक भी बदल गया, तो फिर सिस्टम इस स्टेट में नहीं कहलाएगा, सिस्टम अनदर स्टेट में कहलाएगा। क्लियर है दिमाग में मैंने क्या कहा है? अगर इनमें से एक भी बदल गया, सपोज करो T2, P1, V1, तो अब ये स्टेट नहीं बची, अब ये सेकंड स्टेट हो गई आपकी, अनदर स्टेट हो गई। आगे चल के हम यही तो पढ़ेंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, इसी को तो प्रोसेस कहेंगे आगे चल के अपन। अब इस स्टेट से इस स्टेट में गया, उस दौरान क्या बदला और क्या कांस्टेंट रहा, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन कर देंगे। टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो आइसोथर्मल कह देंगे, प्रेशर नहीं बदला तो आइसोबारिक कह देंगे, वॉल्यूम नहीं बदला तो आइसोकोरिक कह देंगे। समझ रहे होंगे? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, प्रोसेस। उस दौरान क्या परिस्थितियां आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ प्रोसेस होंगे आगे चल के। लेकिन स्टेट तो समझ आए। स्टेट का सिंपल सा मीनिंग क्या है? स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स अगर समय के साथ नहीं बदल रहे, वो फिक्स है कहने का मतलब, तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में कहलाएगा। डन? एक को भी बदला तो अनदर स्टेट में आ जाएगा, उनमें से फिर बदला तो फिर अनदर स्टेट आ जाएगी। इन्हीं को तो प्रोसेस कहेंगे। यहां से इस स्टेट से इस स्टेट तक गया एक प्रोसेस, इस स्टेट से उस स्टेट तक गया एक और अनदर प्रोसेस हो गया। डन? लेआउट क्लियर? किस तरह से बोल रहे हैं? नाउ डेफिनेशन लिखिए किसकी? स्टेट ऑफ सिस्टम।
क्या कहेंगे? हाँ जी, इफ स्टेट वेरिएबल्स, इफ स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स समझ गए, जो स्टेट को डिफाइन करते हैं वो स्टेट वेरिएबल्स हैं। कोई ना देख रहा हो तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन क्या है मेरे लिए? स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो इफ स्टेट वेरिएबल्स डू नॉट चेंज with time, do not change with time, then system said to be in a particular और आप कह सकते हैं डेफिनेट, एक ही बात है, एक पर्टिकुलर स्टेट या कहूं एक डेफिनेट स्टेट सिस्टम, हाँ जी, सेट टू बी इन ए पर्टिकुलर स्टेट, दिस स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक स्टेट। शब्द ओके, बस सावधानी क्या रखनी है, अगर स्टेट वेरिएबल जो उस स्टेट को डिफाइन कर रहा है एक भी बदल गया तो सिस्टम सेट टू बी इन अनदर स्टेट। तो ये एक स्टेट में, ये अनदर स्टेट है। ओके, लेआउट दिमाग में रहेगा। इसके साथ हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, एक भी वेरिएबल बदलेगा तो स्टेट बदल जाएगी, वो दूसरी स्टेट में चला जाएगा। डन, लेआउट क्लियर। नाउ अब हम ये कहते हैं, एक शब्द और आता है, उसको भी समझना, फिर मजा आएगा भाई गॉड इसके अंदर, और वो है मेरा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ध्यान से, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, एक लिखा मैंने थर्मोडायनामिक स्टेट, अब मैं लिख रहा हूं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। शब्द को समझना बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। ऊष्मागतिक साम्यावस्था, हिंदी में अपन ये बोलते हैं ऐसे। हम ये कहते हैं कि जब सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स, वही है, ध्यान से समझना, समय के साथ नहीं बदल रहे, मींस फिक्स है, तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा, ऊपर लिखा हुआ है। जब सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है, मींस उसके वेरिएबल समय के साथ नहीं बदलते, वो फिक्स हो जाते हैं, उस समय सिस्टम थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में रहता है। मीनिंग साफ है, जब जब आप किसी एक स्टेट में रहोगे, वो स्टेट वास्तव में क्या है? थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम स्टेट है। दोबारा सुने शब्द को। जब सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, इसका मतलब क्या है? स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स समय के साथ चेंज नहीं हो रहे, और यहां भी हम वही कह रहे हैं, जब सिस्टम को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स समय के साथ नहीं बदल रहे, मींस फिक्स्ड हैं, तो उस समय मेरा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में होगा। मींस जब जब स्टेट आती है उस समय सिस्टम कहां रहता है? साम्यावस्था में रहता है। ध्यान रखना, ये जुड़े हुए शब्द हैं आपस में। एक्चुअल में इसका पूरा नाम ही क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। पर हमारी तकदीर क्या है, हम पढ़ क्या लेते हैं? थर्मोडायनामिक स्टेट, स्टेट ऑफ सिस्टम, ऐसे पढ़ लेते हैं, एक ही बात है वो। और अलग से पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं इनमें अंतर क्या है। अरे ये एक ही चीज है। साम्यावस्था आएगी ही तब जब सिस्टम कहां होगा? एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा। मींस कोई एनमोल आइडल गैस है जो शुरू में टेम्परेचर 300 केल्विन था, प्रेशर 2 atm है, उसका वॉल्यूम 5 लीटर है, सिलेंडर में रखा है, आपने स्टेट बता दी उसकी क्या है। इस समय ये साम्यावस्था में है थर्मोडायनामिकली। अब इसको मैं प्रोसीड करूंगा, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें से जो भी बदला या सारे बदले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चेंज हो गया, अब ये आगे टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों बदल गए, T2, P2, V2,
पर अब जो बदल रही है वो फिक्स हो गया अब यहाँ पर, अब ये समय के साथ नहीं बदल रही है, इतनी ही है। तो अब स्टेट बदल गई ना, ये अनोदर स्टेट कहलाई। अब सिस्टम फिर से कहाँ गया, साम्यावस्था में आ गया। जब जब कोई स्टेट आएगी तब तब साम्यावस्था आएगी। मींस इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक का मतलब ही क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट का अचीव होना। ओके है, तो ये थर्मोडायनामिक स्टेट एक्चुअल में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अब मुद्दा ये है कि इसे पहले आप डिफाइन करो अच्छे से, किसको, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को। तो आपके ये बात समझ आएगी कि जो मैं बोल रहा हूं उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। क्या कहेंगे, ए सिस्टम इज सेड टू बी, ए सिस्टम इज सेड टू बी in thermodynamic equilibrium if the macroscopic properties of the system do not change with the time। आई क्या लिखा है, ये सिस्टम said to be thermodynamic equilibrium if the macroscopic properties of the system do not change with the time। ध्यान से देखिए, एक सिस्टम क्या होगा, थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में होगा यदि सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही। जरा थर्मोडायनामिक स्टेट को डिफाइन करके आओ। हम क्या कहते हैं, सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स, अरे वेरिएबल्स कहूं, थर्मोडायनामिक, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलूं, एक ही तो शब्द है। वो अगर समय के साथ नहीं बदल रहे हैं तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है। यहां भी वही कह रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलूं या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बोलूं, एक ही बात है, स्टेट वेरिएबल्स ही तो है। ये समय के साथ नहीं बदल रहे हैं तो सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनामिकली क्या है, इक्विलिब्रियम में। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। स्टेट अगर आएगी तो साम्यावस्था आएगी ही आएगी। ओके, पर मस्ट चीज क्या है, जरा उसे समझे। यहां तक उतार लो भाई, किसी को उतारना है तो। मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें। नाउ मेन मुद्दा क्या है, जरा उसे ध्यान दें कि ये जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम से मिलके बनता है। मींस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे उस सिस्टम में। अगर एक भी इनमें से डिस्टर्ब है, मींस अचीव नहीं हुआ है, तो सिस्टम थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। और वो तीन कौन है, जरा ध्यान दें। हाँ जी, थर्मल इक्विलिब्रियम, कौन सा है पहला, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा है आपका मैकेनिकली इक्विलिब्रियम, और तीसरा है आपका मटेरियल इक्विलिब्रियम। मटेरियल इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुने तीनों शब्द को, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा कौन सा है, मटेरियल इक्विलिब्रियम। देखिए अब शब्द को सुनना, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम अलग अलग शब्द है, ध्यान से। थर्मल इक्विलिब्रियम
का मतलब है, हिंदी में जब बात करते हैं, तापीय साम्यावस्था। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अगर हिंदी में पढ़ते हो तो आप बोलते हो ऊष्मागतिक साम्यावस्था। दोनों शब्दों में दूर दूर तक डिफरेंस है, बहुत सिमिलर शब्द नहीं है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर थर्मल आ रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तापीय साम्यावस्था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी पे जाएगा आगे चल के। याद आया कुछ? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ तापीय साम्यावस्था में है, और वही सिस्टम किसी और सिस्टम के साथ भी तापीय साम्यावस्था में, तो आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होंगे, लाइक दिस। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली दो अलग अलग सिस्टम्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मैं उसी को समझाना चाह रहा हूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम शब्द होता क्या है। ध्यान दें, हम ये कहते हैं, पहले समझना, पसंद आएगा तो लिख भी लेंगे। और वो ये है कि कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगा जब उस सिस्टम में एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। ध्यान से सुने, देयर इज नो हीट फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर पोर्शन। मैं दो अलग अलग सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिस्टम के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में हीट का फ्लो नहीं होना चाहिए, तो सिस्टम क्या कहलाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। बोल साहब ऐसे कैसे, मतलब अंदर के अंदर कैसे हीट ट्रांसफर होगी? क्यों नहीं होगी भाई? सपोज करो मैं एक कमरे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, और उस कमरे का एक हिस्से की जो एयर है उधर गर्माहट ज्यादा, उधर धूप पड़ रही थी, उधर ग्लास लगा हुआ और बाहर से धूप आ रही थी, तो उधर गर्माहट ज्यादा है। दूसरी साइड को छाया है, उधर के पोर्शन की गैस में ठंडक ज्यादा है, मेरे कमरे में तो गैस है। तो यहां थ्रू आउट एक जैसा टेम्परेचर नहीं है गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो होगा क्या? हाई टेम्परेचर की साइड से हीट अपने आप कहां जाएगी? लो टेम्परेचर की तरफ। और ये हीट तब तक फ्लो करेगी उस कमरे में जब तक उस पूरे कमरे का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। अब आ गया, अब उसको शांति आ गई, अब मैं इक्विलिब्रियम में आ गया जी। पर वो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम। मीनिंग क्लियर मैंने क्या बोला है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम तभी आता है जब अंदर के अंदर हीट का फ्लो नहीं हो, वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर पोर्शन। तो बोलो साहब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए थ्रू आउट टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका? कांस्टेंट होना चाहिए। सिस्टम में थ्रू आउट पूरे पोर्शन में एक जैसा टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो होगा ही नहीं। हीट फ्लो तो होता ही किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हाई टेम्परेचर के लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप होती है। आगे स्पॉन्टेनिटी में पढ़ेंगे इन चीजों को। शब्दों के लेआउट क्लियर मैंने क्या बोला? तो थर्मल इक्विलिब्रियम जब शब्द आता है दिमाग में तो आना ही क्या चाहिए? एक ही लाइन आनी चाहिए दिमाग में, थ्रू आउट टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो पहले एक लाइन लिखे प्रॉपर, क्योंकि पहले वाले को प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे, बाद वाले में सिर्फ कंडीशन लिखते चलेंगे, समझ आ जाएगा। हाँ जी, क्या कहेंगे? सिस्टम इज सेड टू बी in thermal equilibrium, said to be in thermal equilibrium if there is no heat flow, there is no heat flow from, हाँ जी, वन पार्ट पोर्शन एक ही बात है, ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट। बात ओके? सिस्टम इज सेड टू बी इन thermal equilibrium if there is no heat flow from one part of the system to another part। ओके है? लेआउट क्लियर किस तरह से सोचना है इसे? और जब इसे सोचना है तो साथ में एक लाइन और सोचनी आनी चाहिए हमें, और वो लाइन क्या है?
It is possible only when the temperature of the system is constant throughout होल सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं T क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर मेरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मतलब समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो सिस्टम किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मीनिंग क्लियर? क्या बोला है? तो जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम की बात आए दिमाग में क्या आना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट, मींस टेम्परेचर थ्रू आउट एक जैसा है उस सिस्टम का। दो सिस्टमों के बिटवीन अगर साम्यावस्था है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर क्या है? सेम, कांस्टेंट है, एक जैसा होना चाहिए। तो दोनों सिस्टम आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। जीरोत्तम में आगे चल के यही तो पढ़ोगे आप। आइए जरा, दूसरा कौन है अपना? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? अब पूरी भाषा बार बार में लिखने की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होना चाहिए, कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होना चाहिए सिस्टम के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होना चाहिए। बात क्लियर? आसान करता हूं। हम ये कहते हैं कि हमारे तो एन मोल आइडल गैस भरा है भाई। हम ये कहते हैं कि जो सिस्टम उसमें गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई इश्यू नहीं है। परंतु कई बार क्या होता है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अगर सिस्टम में किसी कोने में या कहीं रह गया, तो उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो मेरे लिए मैकेनिकल वर्क हो गया। क्योंकि यहां प्रेशर है, फोर्स की जगह मेरे लिए सब, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की कहानी आ जाती है दिमाग में। ध्यान दें, अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे सिस्टम में रह गया, मीन्स कहीं पर प्रेशर ज्यादा है, कहीं पर प्रेशर कम है, तो वहां पर मैकेनिकल वर्क होगा ही होगा सिस्टम में, अंदर के अंदर, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो सिंपल सा हम क्या कहते हैं? नो अनबैलेंस्ड फोर्स आपके सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए, मीन्स नहीं होना चाहिए। नो अनबैलेंस्ड फोर्स इन द सिस्टम। और ये कब संभव है? थ्रू आउट आपका एक जैसा प्रेशर होना चाहिए गैस का। सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है उसका एक जैसा प्रेशर होना चाहिए। ऐसा नहीं इस कोने में तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है, उस कोने में कम है, नहीं चलेगा। थ्रू आउट क्या होना चाहिए? एक जैसा। जो बाउंड्री है उस पर एक जैसा प्रेशर फील होना चाहिए चारों तरफ। ऐसे नहीं एक तरफ तो ज्यादा फील हो रहा है, दूसरी तरफ कम फील हो रहा है, नहीं। तो जब भी मैकेनिकल वर्क दिमाग में आए, एक ही चीज, प्रेशर क्या होना चाहिए? थ्रू आउट कांस्टेंट, तभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह की, सीधे उस काम पे आओ। क्या कहेंगे? हाँ जी, सिस्टम इज, हाँ जी, इन मैकेनिकली इक्विलिब्रियम इफ, हाँ जी, प्रेशर इज कांस्टेंट, वही थ्रू आउट द सिस्टम। थ्रू आउट का मतलब पूरे सिस्टम के अंदर एक जैसा प्रेशर होना चाहिए। तो जैसे ही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आए, दिमाग में क्या आ गया? P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये दो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसके अंदर। अब आ गया तीसरा, उसे क्या बोलते हैं? मैटेरियल इक्विलिब्रियम।
ध्यान दें, हम ये कहते हैं, कई लोग मटेरियल इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम शब्द बोलते हैं, सही है, गलत नहीं है, पर एक्चुअल में पूरा शब्द क्या है उसे समझ लो आप। मटेरियल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि जो सब्सटेंस है, आपका जो सब्सटेंस है सिस्टम में जिसको आप कंसीडर कर रहे हो वो आपका सब्सटेंस है। आप एनमोल आइडल गैस ले आओ तो ये मेरे लिए सब्सटेंस है एक तरह से, लाइक दिस। तो हम ये कहते हैं अगर किसी सिस्टम के अंदर कई फेज है, बोलो फेज कैसे हो सकती है, अभी समझाऊंगा ना। जब आप बॉइलिंग करते हो, किसी लिक्विड को बॉईल करते हो, तो वहां भी तो एक क्लोज कंटेनर में ही आप बॉईल करते हो, लिक्विड और वेपर के बीच में साम्यावस्था ही तो होती है वहां पर भी। उसको आप क्या बोलते हो, फेज इक्विलिब्रियम बोलते हो भाई। इसी मेटेरियल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है फेज इक्विलिब्रियम। आगे क्लासिफाई करूंगा। मेटेरियल इक्विलिब्रियम को हम दो तरह से जानते हैं, दो पार्ट में होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम। कॉमनली क्या कहलाता है, मेटीरियल इक्विलिब्रियम। कई बार हम क्या करते हैं, जब 12वीं क्लास में पढ़ रहे होते तो मेटीरियल शब्द को हटा के सीधे क्या लिखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। पर एक्चुअल में केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम दो चीज होती है, कंबाइंडली क्या कहा जाता है, मेटीरियल। तो हम ये कह रहे हैं वहां फेज होती है ना, गैस फेज, लिक्विड फेज, उनके मध्य साम्यावस्था भी, फेज ट्रांसफर टेम्परेचर, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट्स पर। तो आप समझ लो सिस्टम के अंदर जो फेजेज है, तो उन फेजेज में जो सब्सटेंस है उसके मोल्स कांस्टेंट रहने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। तेरी फेज में तेरे जितने मोल है वो उतने ही रहे, मेरी फेज में मेरे पास जितने मोल है वो इतने ही रहने चाहिए, वो समय के साथ नहीं बदलने चाहिए। तो सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स अनचेंज रहें अलग अलग फेजेज में, अपनी अपनी फेज के अंदर। तो सिस्टम किस में कहलाएगा, मेटीरियल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन फेजेज डू नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। पता चला तेरे 2-4 मोल मेरे पास आ गए तो मेरे तो बढ़ गए तेरे कम हो गए, नहीं, समय के साथ कोई चेंज ना आए, तेरे जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, मेरे जितने हैं वो इतने ही। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ तो रखा है। साम्यावस्था आने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सेम हो जाती है। उस समय क्या शब्द बोलते हो, अब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तेरी जितनी है उतनी रहेगी, मेरी जितनी है उतनी रहेगी। हम बराबर होंगे या नहीं होंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, पर हम चेंज नहीं होंगे अब समय के साथ। क्यों, हमने क्या अचीव कर ली, साम्यावस्था। मैं उसी चीज को समझा रहा हूं। डन। उसको आप कंपोजिशन बोल दो, उसको आप कंसंट्रेशन बोल दो, उसको आप मोल्स बोल दो। क्लोज कंटेनर तो वॉल्यूम फिक्स है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम सांद्रता, एक ही बात है। तो हम उसको वैसे ले लेते हैं कि सांद्रताएं कांस्टेंट हो जाती है, कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाता है, समय के साथ नहीं बदलता, एक ही चीज है। क्लियर है। तो मेटेरियल इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे, हाँ जी, नो चेंज इन number of moles of substance no change in number of moles of substance in each phase of closed system। बोल साहब यहाँ क्लोज क्यों लिखा है, एक्चुअली में मेटेरियल इक्विलिब्रियम ओपन सिस्टम में आ ही नहीं सकता। मेटेरियल इक्विलिब्रियम एक तो फेज इक्विलिब्रियम कहलाता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इनके लिए पहली कंडीशन ही क्या है, कंटेनर क्लोज होना चाहिए। खुली भगोनी में पानी रख दो वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव ही नहीं कर सकते, वो फेज ट्रांसफर वाला। बोल साहब पानी उबलता तो है गैस पे, खूब उबलता हुआ हम देखते हैं, कम भी हो जाता है, कम हो जावे। यहाँ क्या लिख रहा है, कम नहीं होना चाहिए, लिक्विड में जितने हैं उतने ही रहना चाहिए, वेपर में जितने हैं उतने। आप अचीव ही नहीं कर सकते साम्यावस्था। बोल साहब वेपर तो बदल रही है, लिक्विड से उबल भी रहा है। मैंने उबलने को बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी बोला है, हम कह रहे हैं फेज ट्रांसफर बॉइलिंग पॉइंट पर जो होता है। लिक्विड से वेपर तो 20 डिग्री पे भी होता है। कपड़े सूखते ही है हमारे, दिन में आग लगा के थोड़ी आते हैं उनके नीचे हम तो लिक्विड वेपर में तो किसी भी टेम्परेचर पे होता है, जरूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही हो। साम्यावस्था जब आएगी जब आपका कंटेनर क्लोज होता है। क्लियर है। अरे बॉइलिंग पॉइंट तभी तो आएगा जब वो जो वेपर्स है उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा।
अब अगर क्लोज ही कंटेनर नहीं होगा तो वेपर बनेंगी कहां से? जब वेपर नहीं बनेंगी तो उस लिक्विड की सरफेस पर वेपर प्रेशर बनाएंगी कैसे? खैर मैं भी अभी क्यों पढ़ा रहा हूं, सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा आपको। डन? अभी क्या ध्यान रखो, मोल्स चेंज नहीं होंगे समय के साथ, इतना ही पढ़ो। इस फेज में उस फेज में जो भी फेजेज है उनमें जो भी सब्सटेंस है, जो जितना है वो उतना ही रहे संख्या में। दो तरह का होता है, यहां लिख दो। एक तरफ क्या लिख दोगे? केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा फेज इक्विलिब्रियम। डन भाई? एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है फेज इक्विलिब्रियम। मोटे तौर पर क्या पढ़ा हमने? एक कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरा तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तीसरा कब होगा? जब आपकी भाषा में बोल रहे हैं कंपोजिशन कांस्टेंट में सांद्रता। ओके, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही। तो भैया मोल फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम भी फिक्स ही हो गया अपना। सीधी सीधी कहानी क्या है? अगर ये लोग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम यही समय के साथ नहीं बदलेंगे तो उसको तो हमने क्या कहा है पहले ही, सिस्टम की एक स्टेट कहा है कि साहब ये फिक्स हो जाए, ये चेंज ना हो समय के साथ। इसका मतलब वो कहा है एक पर्टिकुलर स्टेट में। और साम्यावस्था भी यही कह रही है कि उस समय वो साम्यावस्था में भी होगा। हम भी तो यही कह रहे हैं कुल मिला के कि जब भी कोई सिस्टम किसी स्टेट में होता है उस समय वो थर्मोडायनामिकली किस में होता है? साम्यावस्था में होता है। थर्मोडायनामिकली साम्यावस्था का मतलब क्लियर? तीन साम्यावस्थाओं का पार्ट है वो। और ये तीन साम्यावस्था जिन कंडीशंस पर अचीव होती हैं वही तो वो स्टेट वेरिएबल्स है जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। अगर ये समय के साथ नहीं बदल रहे तो वो सिस्टम की एक स्टेट ही तो हो गई। उसी स्टेट को हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या क्लियर है? इनमें से एक भी चेंज हुई तो सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तीनों जिंदा हैं तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जिंदा है। इनमें से एक भी बदल गया, अरे टेम्परेचर भी बदल गया तो फिर वो स्टेट ही नहीं कहलाएगी, फिर तो अनदर स्टेट हो गई वो। तो इक्विलिब्रियम बदल गया, अब एक अनदर इक्विलिब्रियम अचीव होगा अगर टेम्परेचर बदल के फिर वो फिक्स हो जाए कि नहीं मैं चेंज हो गया पर अब मैं इतना रहूंगा, समय के साथ नहीं बदलूंगा, तो वो अनदर स्टेट हो गई और वहां वापस क्या आ गया? एक नई साम्यावस्था आ गई, वही पुरानी दुनिया अपनी। डन? अब यहां पर टर्मिनोलॉजी का एक और पॉइंट आता है जिसे आप थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हो। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स या अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। बात क्लियर? क्या बोल रहा हूं? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स या हम क्या कहें? स्टेट वेरिएबल्स। ओके, ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है, इन्हीं को हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स बोलते हैं या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। सिंपल। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं इन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो लिख दो एक लाइन में, और वो लाइन क्या है तुम्हारी? सॉरी, हाँ जी, क्या बोलेंगे? द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड the macroscopic properties of a system। किसी सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, अरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो आपने एनमोल आइडल गैस ली है या कुछ और भी लिया है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं को तो हम उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। इज कॉल्ड, हाँ जी, क्या कहोगे? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और स्टेट वेरिएबल्स।
बोलो ये क्या है, अभी समझ जाओगे आप। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इंटेंसिव वेरिएबल्स और दूसरे कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स, आप सिंपल होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वही सब लिखा है मैंने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिव वेरिएबल्स और दूसरे कौन से, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? बड़े फेमस है, आरपीएससी के लिए बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना। पूछते ही पूछते हैं, दो ही क्वेश्चन अब तक पढ़े उनमें से बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये जगह होती है, फॉलोइंग में से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का सही कॉम्बिनेशन है, या फॉलोइंग में से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का सही कॉम्बिनेशन है, या निम्न में से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, या निम्न में से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है। बहुत सिंपल सा है, ध्यान दें। क्या बोलते हैं, बोलो हम कुछ भी बोल देते हैं, हमारा क्या है, नहीं वो वाली बात नहीं कर रहा मैं सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूं कि वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, मींस साइज ऑफ सिस्टम पे निर्भर नहीं करती। सिस्टम कौन है, एनमोल आइडल गैस, इसी को तो अमाउंट ऑफ गैस बोलूंगा मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलूंगा, एक ही बात है। तो सिस्टम की साइज बोलूं या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलूं, एक ही शब्द है दोनों, गड़बड़ मत कर लेना। तो क्या कहा है, हाँ जी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which do not depends on size of system, do not depend on size of system, इसी को आप क्या बोलते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक ही बात है। Thermodynamic properties which do not depends on size of the system, या कहूं amount of substance। क्लियर? जबकि यहां क्या कहोगे, हाँ जी, सीधे लिख देता हूं, properties which depends on, हाँ जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे तो आप लिख लेंगे कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इधर लिख देंगे कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेंटेंस ओके, किस तरह से सोचना है, किस तरह से क्या करना है इनका। तो जब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का शब्द दिमाग में आए तो पहली चीज क्या दिमाग में आनी चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज ऑफ सिस्टम पे निर्भर नहीं करती, मींस सब्सटेंस के अमाउंट पे निर्भर नहीं करती, जबकि वो करती हैं। ओके है, पर दूसरी चीज यहां ध्यान रखनी है इंटेंसिव में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे निर्भर नहीं करती, परंतु इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हिंदी में विशिष्ट गुण हम बोलते हैं भाई, पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नेचर पे डिपेंड करती हैं। नेचर से मतलब क्या है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए उनका मान अलग अलग होता है, समझाऊंगा क्या कह रहा हूं। जबकि वहां तो सिस्टम की साइज पर ही डिपेंड कर गई, तो आगे अमाउंट और नेचर उनका कोई मतलब ही नहीं बचा, नेचर वेचर शब्द का। आइए ध्यान दे, यहां से क्या पूछता है, यहां से एग्जांपल्स पूछता है, कौन इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होंगी। तो मैं अगली लाइन इसमें लिख रहा हूं, ध्यान देना। कौन है ये, इंटेंसिव, और इधर क्या थी, मींस वही लाइन चल रही है पीछे वाली। क्या कहेंगे, दे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। मीनिंग समझाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर, हाँ जी,
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी। क्लियर? सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक रोटेशन। याद है ना, स्टीरियो में काम लेते हो, स्पेसिफिक रोटेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल। समझ गए? ई सेल, ई नॉट सेल, सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, कई बार हम अपने मन से आवाज निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल तो इंटेंसिव है और ई सेल एक्सटेंसिव, दोनों एक ही चीज है। एक पर्टिकुलर सांद्रता और टेम्परेचर पे ले लोगे तो उसी पोटेंशियल को आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल दिया, है तो सेल पोटेंशियल ही। तो ईएमएफ ऑफ सेल मींस ई सेल, ई नॉट सेल, दोनों एक ही बात है। इसी में आएगा मेरे लिए। हाँ जी, क्या कहूंगा मैं? कंसंट्रेशन। कौन है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में वो सब लोग आ जाएंगे जिससे आप मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। हाँ जी, अपने मोल फ्रैक्शन, हाँ जी, पीपीएम, पीपीटी। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? सब यही इत्यादि कर दो रे, गणे ही है। मेरी भले से तो आप यहाँ सॉल्युबिलिटी वगैरह जो होते हैं ना, स्ट्रेंथ वगैरह होते हैं, ग्राम पर लीटर, कितना घुला क्या है, सब वो सांद्रता को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। तो आप जो पढ़ते थे ना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने के मेथड, W by W, V by V, V by W, W by V, जो भी तुम्हारा है, सब मेरे लिए क्या है? सांद्रता को प्रदर्शित करने के तरीके। और सांद्रता को मैंने पूरी कोई किस में बोला है? इंटेंसिव में। डन है दिमाग में? तो जितनी कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के तरीके हैं, चाहे वो मूल भिन्न क्यों ना हो, सब किस में आएंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे हम बोलते हैं। हाँ जी, मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ जी, हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम पर मोल, जिसे मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो मोलर वॉल्यूम किस में आएगा? इंटेंसिव में। हम बोलेंगे, इसको ऊपर कर देता हूं। हाँ जी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर फ्री एनर्जी। मीन्स जितनी भी एनर्जीज है, GHAE, ये पर मोल में अगर हैं तो वो इंटेंसिव के पार्ट में होंगी, मोलर। ओके, आइए हम क्या कहते हैं? केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल हम क्या कहेंगे? अपने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पढ़ते थे ना एमएससी में। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है? हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारे हैं ऐसे। ये तो अभी कुछ ही लिखे हैं। सब क्या है मेरे लिए?
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब तरीका सिखाऊंगा, ऐसे तो किन किन को याद रखोगे, कब तक याद रखोगे इत्यादि, फिर जगह छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या है मेरे लिए? हाँ जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके है, देखो जैसे हम बोलते हैं कुछ अमाउंट लिया आपने, क्या किया आपने? कुछ अमाउंट लिया। हाँ जी, सिंपल तरीका क्या है, आपने कुछ अमाउंट नमक का पानी में घोल लिया। मेरा फेवरेट एग्जांपल है, सबसे सस्ता ही है आजकल, नमक को पानी में घोल लो जी, बन गया सॉल्यूशन। अब आपने एक सॉल्यूशन बना लिया, अभी कई क्वारीज आती है साहब इसमें, अब ये जो सॉल्यूशन बन गया अपना, ये मेरा सिस्टम है, इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा? इसकी कंसंट्रेशन क्या है, चेक करूंगा। इसका इस समय डेंसिटी क्या है, हर चीज में प्रेशर, थोड़ी हर प्रॉपर्टी हर एक की थोड़ी होगी लिस्ट में जो लिखा वो सब एक ही चीज में ढूंढनी है। हर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, ये तो कॉमन नाम है लिस्ट में। तो भाई उस सॉल्यूशन में मैं क्या ढूंढूंगा? प्रेशर थोड़ी ढूंढूंगा, वहां तो मैं क्या ढूंढूंगा? डेंसिटी क्या है इसकी, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा साहब, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, इस पे सरफेस टेंशन अब कितनी होगी, फलानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस समय वो तो प्योर लिक्विड का है, दूसरे के लिए क्या होगा, वही चीजें हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। आपने ये सब चीज देखी, अब क्या किया? उस सॉल्यूशन में से कुछ आपने नमक का पानी एक बीकर में निकाल लिया, तो जो पानी सॉल्यूशन आपके पास बचा, क्या इसकी सांद्रता बदल जाएगी क्या? आपने कुछ नमक घोल रखा था पानी में, सॉल्यूशन था, उस पानी में से कुछ पानी आपने दूसरे बीकर में निकाल लिया, तो क्या जो बचा हुआ नमक का पानी है उसकी सांद्रता बदल गई क्या? पानी उधर लेने से क्वांटिटी कम कर दी उसकी आपने सॉल्यूशन की? नहीं, उतनी सांद्रता रहेगी जितनी पहले थी, एक ड्रॉप की भी उतनी होगी जितनी पूरी बोतल की जो आपने बनाई है। इसका बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा, इसका डेंसिटी वही रहेगा, कुछ ना बदलना। अब आपके दिमाग में क्या आता है एज ए स्टूडेंट, पुल साहब नमक मैंने किसी पानी में घोल रखा है, सॉल्यूशन था, ठीक है, इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, अपना फलाने फलाने सांद्रताएं होंगी। यदि मैं इसमें और नमक मिलाऊंगा और अमाउंट मिलाऊंगा तो इसकी तो कंसंट्रेशन बदल गई ना भाई, इस कंसंट्रेशन ही नहीं, फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन सब बदल गई इसकी। बोल साहब फिर तो ये एक्सटेंसिव होना चाहिए। भैया आप इन्वेस्टिगेशन किसके कर रहे हो, नमक पे कर रहे हो या नमक के घोल का कर रहे हो? आपने जिसको सिस्टम बोला वही गलत क्लेरिफाई किया। मेरा सिस्टम वो है जो नमक घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बना, ये मेरा सिस्टम है, ना कि वो नमक जिसको बार बार से में आप उसमें घोले जा रहे हो। भैया पानी में घोल के नमक की प्रॉपर्टी क्यों ढूंढ रहे हो? नमक अगर तुम्हारा सिस्टम है तो आप पड़े रहने दो ना थैली में टाटा सॉल्ट के, और अब उसमें देखो उस थैली को फाड़ के थोड़ा और फैला दो जमीन पे, तो बची हुई थैली के नमक का क्या मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा? सॉलिड है ना नमक का, तो थाली में तो उसमें से कुछ अमाउंट काम ले लिया तो बचे हुए का मेल्टिंग पॉइंट बदल गया क्या? नहीं, उसकी क्रिस्टलाइज जो भी प्रॉपर्टी है वो बदल गई क्या? सिस्टम आप कह रहे हो पानी में घोल रहा हूं, फिर बार बार से मैं घोल के बोला आप बदल रहे हो, देखो गलत अप्रोच है। तुम्हारा सिस्टम वो सॉल्यूशन है जो नमक घोलने के बाद बना, ये अब आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सिस्टम है। अब इसमें से कुछ अमाउंट आप फैला दो, दूसरे बीकर में ले लो, क्या ये प्रॉपर्टी, इनमें से जो प्रॉपर्टी उसकी होती है वो बदलेगी? नो, अमाउंट इंडिपेंडेंट है। क्लियर है मेरी बात? ये गलत अप्रोच है कि बार बार से मैं अमाउंट बाहर से पानी में मिलाओगे फिर कहोगे देखो बदल गई, आपने तो सिस्टम ही बदल दिया फिर तो। डन? लेआउट क्लियर क्या है? तो ये छोटी छोटी सी गलती करते हैं हम लोग। हाँ, आप सिर्फ नमक पे बात कर रहे हो या आप सिर्फ पानी की बात कर रहे हो, प्योर पानी है, हाँ पानी थोड़ा सा लियो, पानी बहुत सारे ले लिया तो पानी के मोल्स बदल गए, 54 ग्राम पानी के 3 मोल हो गए, 54 की जगह आपने 154 ले ली तो मोल कुछ और होंगे, तो मोल्स बोलूंगा ना एक्सटेंसिव है। उसका मास बदल गया, बोलूंगा ना, ज्यादा लोगे तो मास ज्यादा होगा, कम लूंगा तो मास कम होगा, बोलूंगा ना मास एक्सटेंसिव है। पर क्या उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा जो कम या ज्यादा लिया? एक ड्रॉप को भी उतना ही कहलाएगा जितना पूरे बाल्टी भर के पानी ले रखा है। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, वो इंटेंसिव, और अमाउंट का फर्क पड़ता है, वो सब क्या है तुम्हारे लिए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। डन? लेआउट क्लियर किस तरह से कह रहे हैं? तो आप फटाफट एक बार इधर भी आ जाओ, कहां पर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर एग्जांपल्स लिखिए। हाँ जी, मास,
वॉल्यूम, हाँ जी, मोल्स। ध्यान रखना मास एक्सटेंसिव है, पर अगर मैं मोलर मास ले लूं तो इंटेंसिव हो जाएगा। आगे मोलर लग गया, इसका मतलब पर मोल ले लिया मैंने, तो इंटेंसिव हो जाती है। एंथैल्पी एक्सटेंसिव होगी, पर मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव थी। कहां है ये? नीचे। एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, पर मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव। मींस पर मोल ले लू, अपनी भाषा में बोलते तो पर लग जाए तो इंटेंसिव हो जाती है। समझाता हूं। मोल, हाँ जी, हीट, हीट कैपेसिटी, देखो स्पेसिफिक और मोलर हीट। स्पेसिफिक का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर ग्राम, और मोलर का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर मोल। पर लग रहा है ना, इसलिए इंटेंसिव। लेकिन हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। पानी कम होगा तो ऊष्माधारिता कम होगी, पानी ज्यादा है तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन मोलर हीट, 1 मोल पानी की हीट है, अब तुम पानी कितना ही ले लो, 1 मोल के लिए तो उतना ही अमाउंट होगा, इसलिए वो इंटेंसिव है। अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है उसको। क्लियर? तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, पर मोलर और स्पेसिफिक इंटेंसिव होती है। क्या? आइए, एंथैल्पी ऐसे लिख लो सीधे सिंबल वाइज, HGSAE, सब क्या है? एक्सटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। लेकिन पर मोल ले लूं इन सबको तो ये इंटेंसिव कहलाती है। देखो लाइन से लिख रखी है, आगे आगे मोलर लिख रहा है, पर मोल सब लिखूं या मोलर आगे लिख दूं, एक ही बात होती है। तो ध्यान से पढ़ना, एंथैल्पी है तो एक्सटेंसिव, तो एंथैल्पी पर मोल है, मींस मोलर एंथैल्पी है तो इंटेंसिव। वॉल्यूम है तो एक्सटेंसिव, पर मोलर वॉल्यूम है तो इंटेंसिव। वॉल्यूम पर मोल। डन? आओ जरा, हाँ जी, फोर्स, लेंथ, फोर्स, लेंथ, क्लियर? और क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक चार्ज, इत्यादि सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आपके दिमाग में होनी चाहिए इंटेंसिव क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके है? कोई डाउट यहां तक? नाउ एक काम की चीज कई बार कई बच्चे पूछते हैं, और वो क्या है, जरा ध्यान से। एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी होती है ये? एडिटिव प्रॉपर्टी। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं योगात्मक गुणधर्म। कैसे होते हैं? योगात्मक गुणधर्म। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाय नेचर कैसी होती हैं? योगात्मक। ध्यान रखना, काम आएगा अपने शब्द, एडिटिव नेचर। जबकि ये कैसी होती हैं? नॉन एडिटिव। ध्यान से, एडिटिव प्रॉपर्टी और नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी से मतलब क्या, पहले उसको समझाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी योगात्मक गुणधर्म रखती है। कहने का मतलब है, आपने 2 लीटर पानी लिया और आपने 5 लीटर पानी लिया, इन दोनों को आपने मिक्स किया, तो जो नया वॉल्यूम है उस पानी का, वो उन दोनों वॉल्यूम जिनको मिक्स किया है उनके वॉल्यूमों के योग के बराबर आएगा। 2 लीटर और 5 लीटर मिक्स किया तो नया जो वॉल्यूम आएगा उस मिक्स वाटर का वो 7 लीटर होगा। 2 लीटर वाले पानी का जो भी वेट है, 5 लीटर पानी का जो भी वेट है, दोनों को मिक्स करूंगा तो जो नया वेट आएगा उन दोनों के वेट के बराबर आएगा। वेट मीन्स मास, मास दोनों के जोड़ के बराबर आएगा नया मिक्स किया तो। एडिटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्लियर क्या बोल रहा हूं?
लेकिन सोचो वही 2 लीटर पानी और 5 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री है, 5 लीटर पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है। अब इन दोनों पानी को मैं मिक्स कर रहा हूं तो नो डाउट उनका वॉल्यूम वही आएगा जो दोनों वॉल्यूमों का जोड़ के बराबर होगा, परंतु दोनों को मिक्स किया तो नया टेम्परेचर उन दोनों टेम्परेचरों के जोड़ के बराबर नहीं आएगा कि बोले 50 और 20 बोले 70 आएगा नए पानी का वेट। फिर तो इतना गीजर जलाने की जरूरत ही क्या है, एक ढक्कन उबलता हुआ पानी ले लो, बढ़ जाओगे, थोड़ा कम ले लो। जो बाल्टी ठंडे पानी की नल चला के निकाली उसमें डाल दो, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो बाल्टी का जो पानी है उसका टेम्परेचर प्लस इसका टेम्परेचर मिलके नया टेम्परेचर होएगा। क्या कितनी बढ़िया दुनिया होती तुम्हें भी पता है, नया टेम्परेचर ऐसे नहीं निकलेगा। आगे पढ़ेंगे ऐसे दो को मिक्स करते हैं तो मिक्सर का नया टेम्परेचर कैसे आएगा। मिक्सिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स ऑफ मिक्सिंग, वहां दिखा दूंगा। ओके, लेआउट क्लियर क्या कह रहा हूं? तो टेम्परेचर उन दोनों के टेम्परेचर के जोड़ के बराबर नहीं आ रहा, जो भी आएगा पर जोड़ के बराबर नहीं आएगा। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी योगात्मक गुणधर्म नहीं रखती है। शब्द क्लियर है? योगात्मक गुणधर्म और अयोगात्मक गुणधर्म से क्या मतलब है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी योगात्मक गुणधर्म नहीं रखती है। दो सब्सटेंस को मिक्स करूंगा तो उस मिक्सर की वही प्रॉपर्टी उन दोनों के प्रॉपर्टीज के जोड़ के बराबर नहीं आएगी। कहने का मतलब ऐसा है, जबकि यहां पर आती है। डन रहेगा? क्लियर है? आइए अब देखो क्लोजिंग पे जाते हैं इसकी। इसमें बहुत सारी रीजनिंग हम बनाएंगे। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, इसको नोट कर लो आप लोग, काम आएगा अपने। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव। दो मात्रात्मक गुणधर्मों का जो अनुपात है, मींस रेशियो है, वो कैसा होगा? विशिष्ट गुणधर्म होगा। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाती है? मोलरिटी या कंसंट्रेशन बोल दो। ये साहब कौन है? एक्सटेंसिव। ये साहब कौन है? एक्सटेंसिव। पर ये भाई साहब कौन है? इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। सब्जेक्ट टू डिफाइन ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। वकील वाली लैंग्वेज हमेशा याद रखा करो। हम ये कहते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होगा, बशर्ते वो रेशियो किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को परिभाषित करता हो। ऐसे कोई भी दो एक्सटेंसिव उठा ली, बोल साहब आपने कहा था इनका रेशियो इंटेंसिव होगा। अरे भाई, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अगर वो रेशियो किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को ही नहीं समझा पा रहा है, नहीं समझे, मैं बताता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने बोला एक्सटेंसिव है, फोर्स आपने बोला एक्सटेंसिव है। अब फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, दो एक्सटेंसिव का रेशियो हो गया, तो क्या इंटेंसिव बोल दूं? अरे इंटेंसिव तो तब बोलूंगा जब ये रेशियो किसी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को डिफाइन करता हो कि इसको हम ये बोलते हैं, जैसे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया एक्सटेंसिव, फोर्स एक्सटेंसिव। फोर्स अपॉन एरिया हम प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर क्या है? इंटेंसिव। तो हम ये कह रहे हैं कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होगा, बशर्ते वो रेशियो किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को समझाता हो या परिभाषित करता हो। सब्जेक्ट टू डिफाइन ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। हालांकि हम उतना ही लिखते हैं, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब कुछ नहीं बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली वो रेशियो किसी प्रॉपर्टी को समझा रहा होगा, और उस प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव बोल रहे हैं। पर वकील कहते साहब ऐसे कैसे मान लिया, इसलिए आजकल लाइन घुसा देते हैं, सब्जेक्ट टू डिफाइन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। डन? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? तो आज हम अपने इस टॉपिक को इसी जगह पे क्लोज करेंगे। कल मैं यहां से रीजनिंग चालू करूंगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की। उसके बाद आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कल की क्लास, छोड़ मत देना कोई भी, वरना फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा थर्मो में, ध्यान रखना।
स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, यहीं पर छोटी छोटी चीजें आएंगी आपके। साइक्लिक रूल क्या है, एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, छोटे छोटे बहुत सिंपल सिंपल 11th-12th बेस्ड जो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x1 से x2 तो क्या आएगा, आपको वह डेल्टा x आएगा, पर बिगर लिमिट के कर रहा हूँ तो x आएगा, क्यों आता है, क्या है, कैसे डिफाइन होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें। उसके बाद आपके इसी में आएगा स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन के बाद हम जो लेके जाएंगे वो है आपका एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है साइक्लिक रूल क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत है हमें। उसके बाद हम आएंगे प्रोसेस, अगली टर्मिनोलॉजी होगी प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस, वहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी आएगा अपना, और फिर इसमें घुसते चले जाएंगे। उसके बाद हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं उनको डिफाइन करेंगे, और फिर हम डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस है उनकी थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, मीन्स वही एन मोल आइडल गैस सिलेंडर में भरेंगे, एक्सपेंशन करेंगे फलानी जगह से फलानी जगह तक, तो इस एक्सपेंशन के दौरान थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया, कितनी हीट ली या निकाली, आंतरिक ऊर्जा कितनी बदली, एंथैल्पी कितनी बदली, एंट्रोपी कितनी बदली, जी कितना बदला, ए कितना बदला, कौन कितना बदला, वो सब चीजें पढ़ा करेंगे। क्लियर? तो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, मिस मत करना। चलिए, ओके बाय, टेक केयर।